आगे बढ़ते हैं और कुछ नतीजों पर फोकस करते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के नतीजे आए थे। पहली तिमाही में जेएसडब्ल्यू एनर्जी के आय में करीब 2% का दबाव रहा। मुनाफे में 80% और मार्जिन में 10% से ज्यादा का उछाल आया है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शरद महेंद्र जी जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले पहली तिमाही के नतीजों पर ही चर्चा करेंगे। पहली तिमाही के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। अनुमान से कंपेयर करें तो भी नतीजे काफ़ी अच्छे थे। डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके चलते नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। लेकिन आपका नज़रिया क्या रहेगा अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए? जो मोमेंटम पहली तिमाही में दिखा डिमांड के चलते, क्या वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है? हाँ, नमस्कार। देखिए, ये एक क्वार्टर वन अगर हम देखें कंट्री के लिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही हैपनिंग क्वार्टर रहा है। लास्ट ईयर हमने देखा था कि पावर डिमांड ग्रोथ 7.5% का था, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ था। उस हायर बेस पे अगर हम करंट ईयर में फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो डिमांड ग्रोथ कंट्री में 11% का रहा। और ये प्राइमरीली जो ड्राइव हुआ है ग्रोथ, ये मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ along with the extreme weather conditions, especially in northern part of India, जहां पे हमने विटनेस किया है 22% का डिमांड ग्रोथ। तो और आने वाले समय में जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोजेक्शंस हैं कंट्री के, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये ग्रोथ मोमेंटम डेफिनेटली बना रहेगा पूरे साल। ऑफ कोर्स सीजनैलिटी को बीच में अगर हम रिमूव कर देंगे, बट ओवरऑल दिस ईयर ऑल्सो ये ग्रोथ मोमेंटम बना रहेगा और अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, इस साल भी कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आपका जो कैपेसिटी एडिशन था वो अनुमान से काफ़ी बेहतर रहा। अगर 2025-2030 वित्त वर्ष की बात करें तो क्या उसमें जो टारगेट आपने सेट किए थे 10 गीगावाट और 20 गीगावाट कैपेसिटी एडिशन के लिए, क्या उस पर आप अभी भी कायम हैं? यस, अगर हम देखें कि हमारा जो हमने पहले अनाउंस किया था करीब आज से 2 साल पहले कि हम FY30 तक 20 गीगावाट कैपेसिटी पे पहुंच जाएंगे, और उसका फेज वन हमारा था कि हम FY25 में 10 गीगावाट पे कैपेसिटी पे पहुंचेंगे। अभी हमारा इस क्वार्टर के एंड पे हम ऑलरेडी 7.5 गीगावाट क्रॉस कर चुके हैं। इसके अलावा हमारा 1.7 गीगावाट का वर्क इज अंडर प्रोग्रेस इन द फील्ड फॉर विंड एनर्जी, जो कि इस साल में डेफिनेटली कमीशन हो जाएगा। इसके अलावा 240 मेगावाट का हाइड्रो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कुटेहर हिमाचल प्रदेश में, वो भी हम इस साल में कमीशन कर रहे हैं। और इस क्वार्टर में हम 350 मेगावाट का थर्मल सेकंड यूनिट इंड भारत उड़ीसा में हम ये भी कमीशन करेंगे। तो हम 10 गीगावाट के लिए एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा इस साल में हम कैपेसिटी पे पहुंच जाएंगे। ओवर एंड अबव दैट, हमारा इसी साल में जो हमने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू किया है 3,800 टन पर एनम का विथ 30,000 टन ऑफ ग्रीन हाइड्रो ऑक्सीजन, वो प्रोजेक्ट का भी काम शुरू हो गया है और वो भी हम इसी साल में कमीशन कर देंगे। बिल्कुल, तो ये तो कंपनी के ग्रोथ प्लान्स है, टारगेट है FY25 और FY30 के लिए। लेकिन इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी पूछना चाहूँगी। आपकी बैलेंस शीट पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है। हाल ही में आपने QIP के द्वारा भी फंड्स जुटाए थे। तो इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़ कैसी आ रही है, आपका क्या नज़रिया है? और कंपनी का जो टारगेट है FY25 और 30 के लिए, उसके हिसाब से आपके इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़ पर क्या व्यू है? देखिए, ये 20 गीगावाट जो हमने FY30 तक बोला था, ये सारा हमारा ग्रीनफील्ड कैपेसिटी एडिशन है। एक्विजिशन इसका कोई पार्ट नहीं है। और हम आज अगर हम देखें कि अभी 2 दिन पहले भी हमको जो हमने एक बिड जीता है, बहुत ही यूनिक बिड है, सोल्यूशन प्रोवाइडर, नॉट ओनली जस्ट पावर सप्लाई। आज हमारा टोटल ऑर्डर पाइपलाइन, अगर हमारा जो कमीशन्ड कैपेसिटी है 7.5 गीगावाट का, जो वर्क इन प्रोग्रेस जो चल रहा है और जो हमारे को लेटर ऑफ अवार्ड मिल चुके हैं, हम ऑलरेडी 16 गीगावाट ऑर्डर पाइपलाइन पे पहुंच चुके हैं। तो ये तो हम कॉन्फिडेंट है कि 20 गीगावाट का नंबर हमारा अपना ग्रीनफील्ड कैपेसिटी एडिशन से ही FY30 से कुछ साल पहले ही हो जाएगा। ओवर एंड अबव दैट जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं,
एज एंड व्हेन हमको लगता है कि हमारे को हमारा बेंचमार्क रिटर्न्स मिल रहा है, वो 20 गीगावाट के ऊपर होगा। बिल्कुल। सर, अब कल बड़ा इवेंट है, बजट कल पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, और उसके पहले आज आप हमारे साथ जुड़े भी हैं, तो आपसे भी समझना चाहेंगे कि इंडस्ट्री वाइज क्या उम्मीदें हैं आपकी इस बार के बजट से? अभी हमको 2-3 चीजें इसमें बजट में जो इंडस्ट्री की तरफ से हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज से करीब 1.5-2 साल पहले अनाउंस किया था कि हम 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हर साल ऐड करेंगे और बाय 2030 500 गीगावाट पे पहुंचेंगे। पहला स्टेप गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ले लिया था जब 50 गीगावाट के करीब की बिडिंग हुई थी, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप था। अब उसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ आइडेंटिफाइड जो चैलेंजेस हैं, जो वेदर वो रिलेटेड टू लैंड है, रिलेटेड टू एनवायरनमेंट है, रिलेटेड टू फॉरेस्ट है, ऑल दोज थिंग्स हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि एक सिंगल विंडो बोथ एट स्टेट लेवल एज वेल एज एट सेंटर लेवल, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस अगर होगा तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड कमिश्निंग फास्ट होगा। ओवर एंड अबव दैट अगर हम देखें ट्रांसमिशन, आज हमारा ट्रांसमिशन एक बहुत ही अच्छा ट्रांसमिशन नेटवर्क है। जब हम वेस्टर्न कंट्रीज से इसको कंपेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छा हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन नेटवर्क है। बट आने वाले समय में अगर हर साल 50 गीगावाट कैपेसिटी एडिशन होना है तो ट्रांसमिशन एक आने वाले समय में पॉसिबिलिटी है कि बॉटलनेक बन सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी इसमें बहुत बड़ा फंड एलोकेशन किया है और काफी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, बट इसको स्पीड अप करने का डेफिनेटली जरूरत है। ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट रेडी हो जाए बट इवैक्यूएशन या ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट बने। तो ये कुछ हमने रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं। इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट और जो आप लोगों ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है सेक्टर ने, एक है इंडिजिनाइजेशन। अगर हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज की बात करें या पीएलआई स्कीम्स जो गवर्नमेंट लाया इस सेक्टर में, उसमें आज हम देखें कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो पीएलआई स्कीम जैसे कुछ पर्टिकुलर सेक्टर पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन में लाए हैं। तो आई थिंक एमएसएमईज को ध्यान में रखते हुए, एंटायर सप्लाई चेन में ध्यान में रखते हुए, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ पीएलआई स्कीम्स उधर उनके लिए भी लाता है तो उसमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। और जिस तरह का ह्यूज इन्वेस्टमेंट कंट्री इस सेक्टर में करने जा रही है, उसका बेनिफिट कंट्री को मिलेगा बाय मेकिंग इन मेक इन इंडिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द इंसेंटिव्स टू एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दिस सेक्टर। क्योंकि आज जिस तरह से वेदर बैटरी एनर्जी स्टोरेज हो, वेदर सोलर मॉड्यूल्स हो, सेल टेक्नोलॉजी हो, इस तरह से फास्ट इवॉल्व कर रही है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज जो हमारे पास अपना टैलेंट कैपेबिलिटी है कंट्री में, आर&डी एक बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट है इस सेक्टर में, उसके लिए भी अगर गवर्नमेंट फोकस करे और आर&डी सपोर्ट करे ताकि हमारी डिपेंडेंसी बाहर की कंट्रीज पे रिड्यूस हो और हम खुद प्रोडक्ट को इनोवेट करें और इवॉल्व करें टाइम के साथ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच शरद जी, आपका समय देने के लिए और नतीजों पर हमारे साथ डिटेल में बात करने के लिए। तो शरद महेंद्र हमारे साथ जुड़े थे। नतीजों की बात करें, नतीजे काफ़ी मिले जुले थे। आय में गिरावट ज़रूर आई, लेकिन मुनाफे और मार्जिन को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मजबूत प्रदर्शन कंपनी का देखने को मिला। अपनी JSW एनर्जी पर क्या राय बन रही है आपकी? अगर जनवरी से लेकर अभी तक देखेंगे तो स्टॉक एक अपट्रेंड में था, काफ़ी शानदार तेज़ी भी दिखी, लेकिन पिछले एक महीने से वो प्राइस एक्शन ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आया है। 709 पर अभी कारोबार कर रहा है। मौजूदा स्तर पर क्या एंट्री लेनी चाहिए स्टॉक में? जी, मेरे हिसाब से टेक्निकली अगर देखें तो ये जो हाई बनाया था उसके बाद में प्राइस रिट्रेसमेंट अभी भी पूरा नहीं हुआ है। ये अगर नीचे 687 से 688 के रेंज में आ जाता है स्टॉक, तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बनता है। तो फिलहाल मेरे लिए ये अवॉइड लिस्ट में रहेगा। अगर नीचे 687 से 688 के बीच में ये स्टॉक मिल रहा है, तब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा, वहाँ पे हम खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह JSW एनर्जी पर। फिलहाल एंट्री की सलाह नहीं है, थोड़ा और नीचे आने दे, 690-98 के आसपास मिले तो आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। अभी भी थोड़ा करेक्शन आना बाकी है।